मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है आयशा बीबी, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया मैम। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलीम भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खैरियत से हूँ। और आप कैसी हैं कहकशां? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हमेशा की तरह चहकती हुई और बातें करती हुई कहकशां। माशाअल्लाह। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती। मैम बताइएगा, आप माहिर तालीम है तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि तालीम की कमी है या बच्चे जो हैं वो सही से तालीम हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, बच्चे तो हमारे जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब उसमें ख़वातीन बच्चियाँ हों या बच्चे हों, तालीम में सबसे मेन जो है वो घर का माहौल और फिर उसके बाद उस्ताद के ऊपर आता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तालीम को जो है सिर्फ पेशावर सिलसिला पैदा कर दिया है। हाँ। और वालिदैन भी भूल गए हैं। तरबियत और तालीम घर में देने के बजाय उन्होंने सुपुर्द कर दिया है उस्तादों के और सेंटरों के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल तो बराए नाम हो गया है। हम लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त हमारे पास एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक ठेले वाले का, एक नॉर्मल फैमिली के 80 बच्चियाँ एक क्लास में हुआ करते थे। और वहीं से डॉक्टर भी निकलते थे, वहीं से इंजीनियर भी निकलते थे। मेरे अपने साथ की 2 दोस्त थी मेरी, निगहत और नुसरत, दोनों 60% मार्क्स ला के मेडिकल में गई थी। वाओ। और हम लोग भी उनके पीछे पीछे थे। लेकिन बहरहाल हमें साइंस से निकाल दिया था हमारे वालिदैन ने कि कौन पढ़ाएगा ये कह के, तो हमने आर्ट्स से ले ली थी। ठीक है। मैंने 2 महीने साइंस पढ़ा और लेकिन उसके बाद जब वो वालदा का बहुत शोर मचा, तो माशाल्लाह से भाई बहन भी थे। जी जी। तो फिर हमने बैक कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप तो माहिर तालीम हैं, आप तो पढ़ाती हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं। इससे बड़ी और क्या डेजिग्नेशन होगी मैम कि आप बच्चों को शऊर बेदार कराने में उनकी मदद करती हैं। और आपने स्टार्टिंग में इतना अच्छा जुमला बोला कि ये लोग प्रोफेशन बना लेते हैं अपना और ये एक बिजनेस बनाया हुआ है। मुझे वो लोग सख्त पसंदीदा होते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं जो कि कैमरे पे आके सच बोलते हैं। वो जो कैमरे पे आके पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं। भाई लगी लिपटी ना बोले, जो सच है उस पर बात करें ताकि मजा भी आए, व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं वो भी इंटरेक्ट करें कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। आधे बच्चे हमारे जो हैं वो नफ्सियाती मरीज हो गए हैं सिर्फ वालिदैन और उस असातिज़ा की वजह से। जी, मैं उस्ताद ज़रूर हूँ। एक हमारी 30-35 स्टाफ का पूरा पैनल था, लेकिन उसमें जो है अपने बच्चों के लिए वक्त सर्फ करना, जो हम सैलरी किस चीज़ की ले रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस दौरान आप अपने काम करें और उन बच्चों को निगलेक्ट कर दें और उसके बाद उनके ऊपर बड़ा दबाव है बच्चों के ऊपर। बच्चे बड़े मासूम हैं मेरे इस दौर के। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत मासूम है, लड़कियां भी लड़के भी। उनकी जो रिक्वायरमेंट है जिस एज की, वो रिक्वायरमेंट वालिदैन भी पूरी करें, असातिज़ा भी पूरी करें। वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते, घर में भी बच्चों को मिसालें देकर कि फलां इतना अच्छा पढ़ता है, ढींगा इतना अच्छा पढ़ता है, उसको देखो वो इतनी परसेंटेज है। सिर्फ परसेंटेज की बात है, कोई तरबियत नहीं है। कोई बच्चों को जो सही मानों में रीड होना चाहिए, उनको मालूम तालीम हासिल करने के लिए जो चाहिए वो कुछ भी नहीं है। रटी रटाई चीज़ें हैं, सिर्फ किताबों का कीड़ा है बना दिया है, माशरे से उनको दूर कर दिया है। जब वो बाहर निकलते हैं इंटर के बाद, एक तो जहनी मरीज वैसे ही हो चुके होते हैं क्योंकि घर से भी प्रेशर होता है परसेंटेज लाने का। परसेंटेज ले आइए तो आपको ये शोबा मिल जाएगा, आप ये परसेंटेज ले आइए तो ये शोबा मिल जाएगा बेटा, फिर इसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। इंसान बनाने के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा, शख्सियत बनाने के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा। शख्सियत परसेंटेज लाने से कोई शख्सियत नहीं बनेगी। बहुत से बच्चे और अमूमन ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। वो किताबों को तो ज़रूर पढ़ते हैं, वो माशरे को तो ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि उनकी तबीयत में एक बेचैनी होती है, एक इस्तराब होता है। वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो हलचल उनके अंदर होती है। और उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन घर में जो है वो सिर्फ उनको महदूद करने की। बिल्कुल। मतलब देखिए मैम ने बोल दिया कि ज़हीन बच्चे जो हैं वो ज्यादा इतना नहीं पढ़ते, तो मैंने बीकॉम किया। और जो लोग मेरे घर वाले देख रहे हैं और जो कहते हैं कि तुम निकम्मी हो, तुमने ज्यादा नहीं पढ़ा, उनके लिए आज सबूत है कि मैम ने ही कह दिया कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो भाई किताबी कीड़ा नहीं होते, वो बात करके दिखाते हैं। दूसरी चीज ये है कि मेरी शादी जो है 9th क्लास में हो गई थी
माशाल्लाह। और मैं माशाल्लाह से नवासी भी शादी हो गई है माशाल्लाह। और वो डॉक्टर भी बन गई है, इंजीनियर भी बन गई हैं। जो मैं हासिल या अपनी बच्ची को नहीं हासिल करा सकी, तो वो मेरी नवासों ने, और अब माशाल्लाह से पोती पोता उस मंजिल पे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स तरबियत घर से, हाँ। वीकेंड हाउस से बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन वहाँ के माशरे को फॉलो नहीं करने दिया हमने तरबियत अपने घर में की है। घर से ही बेसिकली जो है वो तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल। और उनको समझाया, मैं अपनी नवासियों की दोस्त हूँ, माशाल्लाह। मैं दोस्त हूँ और उनके माँ बाप भी उनके दोस्त हैं। मैं अपनी बच्चों के भी दोस्त हूँ। इसलिए दोस्त हूँ कि मैं बेवा हो गई थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने अपने लड़कों को बहुत संभाल के रखा माहौल हालात से जी। मैं काउंसलिंग करती थी, रात भर जागती थी उनके साथ, जब तक वो नहीं सोते थे मैं सोती नहीं थी। रात के 2 बजे कहते थे अम्मी भूख लग रही है, क्या खाना है, सब कुछ खा चुके होते थे, मीठा पराठा बना दीजिए। हाय स्वीट माशाल्लाह। आज माएँ क्या करती हैं, जो उनके टाइम का खाना होता है ना, वो भी उनको बड़ी सुना कर देती हैं। उनके दिल फिर वो बाहर की दुनिया में अपने रास्ते तलाश करने लगते हैं। जब वो बाहर की दुनिया में रास्ते तलाश करते हैं तो फिर कहते हैं ये निकम्मा हो गया, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहा। भाई हमारी बात नहीं सुन रहा तो कैसे सुनेगा? बिल्कुल सही बात आप उनकी दिल की बात तो सुनिए। जी, दिल की बात सुननी चाहिए। मेरा एक बेटा शोरबे वाला सालन खाता है, मेरा एक बेटा भुना हुआ सालन खाता है, मैं 3 चीजें बनाती हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और घर से ही अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। घर में जब बच्चों को दें तो खाना मेहमान की तरह पेश करें, अच्छे बर्तन में दें। बिल्कुल दिल लगेगा आपका घर में जब आप अच्छी तरह पेश करेंगे, और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं। यही तरबियत का मरहला है, जब अपने घर जाएंगी तो वो बिल्कुल। और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो बहुत अच्छे से अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो उसका आगे से अच्छे से जवाब देते हैं। बढ़ते हैं सलीम भाई की जानिब। सलीम भाई बताइएगा, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, क्या समझते हैं आईटी डिपार्टमेंट में हमारा जो पाकिस्तान है उसको जहां होना चाहिए था वहां पर मौजूद है, या अभी पूरी ओवरऑल अगर हम बात करें दुनिया की तो हम जो हैं वो थोड़े पीछे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखें कहकशां आजकल का जो दौर है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है। आईटी उसमें टॉप पर है, और आईटी की वजह से इंडस्ट्री में और आपकी इकोनॉमी में हर लिहाज से आईटी की वजह से बूम है। ठीक है, हम अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आईटी में उतना अपग्रेड नहीं हो पाए जितना हम दूसरी कंट्रीज़ हुए हैं। ठीक है, इवन हमसे छोटे कंट्रीज़ जो है ना वो हमसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आगे हैं। हम लोगों ने अभी तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। हम स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज इट विद इट स्मार्टनेस। हम अभी तक वही लेबोरियस वर्क पे लगे हुए हैं, वही लाइनों में खड़े हो रहे हैं, वही नादरा की लाइन, वही गैस की लाइन, वही बिजली की लाइन। हमारी मतलब मैं 2020-22 की शायद एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एक गरीब आदमी की ज़िंदगी का 30% जो टाइम होता है वो लाइनों में गुजरता है। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी का 30% जो टाइम था वो तो वेस्ट कर दिया। वो तो लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़े होकर कुछ नहीं कर रहा। अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइफ को स्मार्ट नहीं करेंगे, तो आप जो है इस चीज़ में किसी के हम पल्ला नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आपको हम पल्ला रहना है और आपको मुकाबला करना है तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। वो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें इस बात को सोचना होगा। ठीक है, जब वो सोचेंगे तो देखें होता क्या है कि अगर मेरे पास एक ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी मैं अगर पूरी नहीं करूँगा तो सर्वाइवल बहुत सारे लोगों का होगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जी मुझे 2-4 बातें सुना दी जाएंगी और मेरा काम ख़त्म करके मुझे एक साइड पे कर दिया जाएगा, बल्कि नहीं, उतने टाइम के अंदर जितने लोग सरवाइव करेंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और इसी वजह से तरक्की का जो सफ़र है हमारा, और इकोनॉमी की हालत और दूसरी चीज़ों की जो हालत है वो इसी वजह से हमारी डाउन है कि हम अपने काम में स्मार्ट नहीं हैं। हम चीज़ें स्मार्ट ज़रूर यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपने काम में स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो एवरेज है, एवरेज पे भी हम लोग नहीं हैं। हमें अपने काम में स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को जो है वो तरबियत जो है घर से मिलती है बेसिकली, और हम लोग जो है वो परसेंटेज की दौड़ में लग गए हैं। पहले के बच्चे भी पीले स्कूल से पढ़ के बहुत अच्छी तालीम हासिल करते थे। अच्छा, आजकल जब मैं ये देख रही हूँ कि आजकल के बच्चों में बर्दाश्त भी खत्म हो गई है, क्या वो ये बेसिक वजह यही है कि वो अपने घर से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए वो होते हैं तो उनको एकदम से लगता है बाहर कोई कुछ कहता है तो उनको गुस्सा आ जाता है? क्या कहेंगे इस बारे में?
اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کر چکی ہوں اس بات کا کہ بچے جو ہیں ان کو غصہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اوپر بوجھ بہت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بوجھ 3 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر. 3 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکول، اس کی نیچر جو ہوتی ہے وہ نیچر کے مطابق ہوتی ہے. وہ کبھی بھی آپ کی باتوں کو فالو نہیں کرے گا. بے شک وہ صبح اٹھ جاتا ہے لیکن آپ جب اس کو بیگ لاد کے اور اس کو ٹائم کا پابند کرنا چاہیں گے وہ پابند نہیں ہوتا، وہ ضدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب ہم نئی جو ہے ان کو سمجھا نہیں سکتے. کیا ان سب چیزوں میں آپ کو لگتا ہے گیجٹس بہت نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے لے جانے کے لیے؟ گیجٹس کا کردار بہت زیادہ ہو گیا. جی. تو اس میں کیا ہے، بچے جو ہائپر ہو جاتے ہیں. اب یہ تربیت 3 سال کی عمر سے ہی ہائپر ہونے کی ان کی شروع ہو گئی. اب وہ ہوتے 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 ایک ایج میں جانے کے بعد پھر ان کے پاس اس قدر بوجھ لاد دیا جاتا ہے کتابوں کا بھی اور وہاں اسکول میں بھی ان کے پر بوجھ، تو وہ اس سے بھاگنے لگتے ہیں، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تو وہ ضدی عادت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین میں بھی وہ پیشنس نہیں ہے کہ وہ اس کو بچے کی بات کو سمجھ سکیں. مطلب بچوں کو کاؤنسل کرنے سے پہلے والدین کو خود کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل. یہ نتیجہ نکلا ہے میم کی پوری گفتگو کا کہ پیرنٹس کو ہی سب سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچے سے بات کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایک کمپیوٹر ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں کوئی بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فیڈ ہو جاتی ہیں باتیں. تو سیکھنے کا عمل ہی وہی ہے نا، وہی عمر ہے نا ان کی سیکھنے کی. اور پھر جب ایک دفعہ آپ کی پرسنالٹی بچے کی بن جاتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بولیں گے ضدی ہو گیا، یہ بدتمیز ہو گیا. تو جب اس کی گروئنگ ایج تھی وہ سب کچھ آپ جو کرتے تھے ارد گرد دیکھ کے ہی اس نے وہ سب چیزیں اپنائی ہیں اپنے اندر. سر آپ کیا کہیں گے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ جو مسائل آپ نے ڈسکس کیے، ہم لوگ جو ہیں وہ اسمارٹ چیزیں تو یوز کرتے ہیں لیکن ہم خود اسمارٹ نہیں، تو ہم کس طرح سے اسمارٹ بنے؟ ہم لوگوں کو تو لائن میں لگ کے ہی تسلی ملتی ہے. پاکستانی عوام کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی آن لائن اپلیکیشن سے ہم یہ چیز نہیں کریں گے، ہمیں تسلی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اور پڑوسی ملک جو ہے ہمارا بہت آگے بڑھ چکا ہے آئی ٹی میں. جی ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ دھوکہ دہی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو تسلی ہو نہیں پاتی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے یعنی بل جمع کرنے کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کی علاقے کے لوگوں کے لیے چھوٹے پیمانے پر. تو سارے اس نے علاقے سے جو ہے نا وہ کلیکشن کر لی. کلیکشن کرنے کے بعد اس نے ایپ سے بیٹھ کے پتہ نہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ ان کے بلوں میں وہ لگ کے آ گئے ان کے پرانے اماؤنٹ. اب جب وہ پرانے اماؤنٹ لگ کر آ گئے تو جو بیچارہ طبقہ ہے جس کو اس ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کو اتنی ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہ اتنا بات جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایپ کا کمال ہے. اب اسے نہیں پتہ ہے کس کا کمال ہے. وہ دکان والا بھی غائب ہو گیا اور ایک منفی پروپیگنڈا ہو گیا ایپ کے خلاف، ٹیکنالوجی کے خلاف. دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی اویئرنیس بلو ایوریج ہے. جی ٹھیک ہے، بلو ایوریج نیشن کے لیے جب تک آپ چیزوں کو اچھا کر کے پریزنٹیبل کر کے پیش نہیں کریں گے، ان کو اس کی افادیت نہیں بتائیں گے، اس وقت تک اس کا کوئی ایڈوانٹیج لے گا نہیں اور نہ اس پر ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. دیکھیں کھانا آپ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ کھانا آپ اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی پکانے والا ہوتا ہے، جو بھی سرو کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کی کوالٹیز بتاتا ہے. پھر آپ جب اس کو کھاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، فرحت بخش توانائی محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ یہ ساری چیزیں نیشن کو پرووائڈ نہیں کریں گے ان لوگوں کو جن کی میجورٹی ہے، اس وقت تک آپ جو ہے وہ انٹرسٹڈ انوائرمنٹ میں ہی رہیں گے. لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کتنا ہی اچھا کام کر لوں، جب تک میرا کام آگے چل کے کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، میرے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں کتنی محنت کر لوں، رات دن لگا دوں، مہینوں لگا دوں، سالوں لگا دوں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک امت بنایا. ٹھیک ہے، آج ہم سب ہیں، بس امتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، مختلف لوگ مختلف نام مختلف ٹائٹل کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی امتی کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، ہمیں ایک نیشن بننا ہوگا.
ایک امت بننا ہوگا. جب تک ایک امت نہیں بنیں گے, جب تک ایک نیشن نہیں بنیں گے, اس وقت تک نہ تو ہماری ترقی کا دور شروع ہوگا اور نہ ہم وہ گول حاصل کر سکیں گے جو ہمیں حاصل کر لینے چاہیے. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ابھی جیسے عائشہ باجی نے بھی فرمایا اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا جی, اور میں اپنی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے بڑے اچھے اور پازیٹیو رسپانس ہمیں ملے ہیں. جی, تو ان سب لوگوں کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جب تک آپ اوکے سلیم بھائی, مطلب کہ ہمیں روحانیت کی طرف آنا پڑے گا, مسلک کو نہیں, روحانیت کی طرف نہیں آنا پڑے گا, لیکن آپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں. کون کاؤنسلنگ کرے گا, کون, ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے, ہم چاہتے ہیں. دیکھیں, کاؤنسلنگ کرنے کے لیے بہترین کتاب آپ کے پاس موجود ہے. 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر دے دی. ٹھیک ہے, ہماری جو قوم ہے, دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں کہ ہم یعنی کہ بینگ اے مسلم ہم قرآن سے دور ہیں, لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ قرآن کے قریب ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, اگر آپ انوائرمنٹ اٹھا کر دیکھیں, آپ مختلف کیا نام ہے کنٹریز کے لاز اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن کے لاز سے میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عمر لا آپ کے پاس کینیڈا میں تو عمر لا چلتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے سلیم کہ بھائی, ابھی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, قرآن کی روشنی کون پھیلا رہا ہے, لوگوں کو کون علم فراہم کر رہا ہے قرآن کے بارے میں, میں چاہتی ہوں کہ آپ ان ہستی کا ذکر کریں. ہستی کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس ہستی کے بارے میں کافی سارے لوگ یہاں پر الحمدللہ گفتگو کر چکے ہیں. میں تھوڑا سا اس ہستی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس ابا جی سرکار کی ایک شخصیت ہے. ٹھیک ہے, خانوادہ رسول, خانوادہ علی اور خانوادہ حسین کے وہ چشم و چراغ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. تقریباً 12 سے 13 سال مجھے ہو گئے ہیں ابا جی سرکار سے جڑے ہوئے, اور اس 12-13 سال میں نے ان کی ذات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے, جب ترقی ہوتی ہے, جب لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں, تو الٹیمیٹ اس کے ایٹیٹیوڈ میں, اس کے رہن سہن میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. میں جس قسم کا آپ مجھ سے گواہی لینا چاہیں, میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جیسا میں نے 12-13 سال پہلے انہیں دیکھا تھا, میں آج بھی ان کو ویسا ہی دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لوگوں کا مشاہدہ ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. میں نے ان کی فیملی کو بہت قریب سے دیکھا. یہ تبدیلی تو لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ جی ابا جی سرکار کے اندر کسی قسم کا کوئی چینج اتنے سالوں میں نہیں آیا. میں نے ان کی فیملی میں بھی کوئی چینج نہیں دیکھا. جیسا میں نے پہلے دن دیکھا, آج تک میں ان کی فیملی میں بھی ایسا ہی دیکھتا آ رہا ہوں. حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اشارہ کریں تو بہت ساری چیزیں حاضر ہو جائیں, میں ہی کئی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں, لیکن یقین مانیں کہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, اور یہ ساری تربیت جو ہے وہ ابا جی سرکار سے انہیں ملی. جس طرح سے وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں, بالکل الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اولاد کو بھی وہی تربیت آٹومیٹیکلی ملتی جا رہی ہے. ظاہر ہے جس گھرانے سے ان تمام لوگوں کا تعلق ہے, اس گھرانے کی چند خصوصیات میں ایک صبر, ایک شکر اور ایک قربانی, یہ ان کا خاصہ ہے, اس گھرانے کا خاصہ ہے. اگر آپ کے سامنے اس خانوادہ رسول کا کوئی بھی ممبر ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس خاندان کا فرد ہے جس کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر صبر بھی ہے, اس کے اندر شکر بھی ہے, اور اس کے اندر قربانی بھی ہے. ویری گڈ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت. سلیم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے عائشہ جی خانقاہ بخاریہ اور ابا جی سرکار کے بارے میں؟ میرا تعلق جو ہے ایک استاد کے حیثیت سے ابا جی سرکار کا ہے. میرے اسٹوڈنٹ تھے. ماشاءاللہ. جی, آج سے 40 سال پہلے
6 क्लास में मेरे स्कूल में ही दाखिल हुए थे। माशाल्लाह। सादी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, वहीं से उन्होंने मैट्रिक किया है। ओके, तबीयतन बचपन से ही बड़े मतलब सोशल थे ठीक है, और बड़े पोलाइट थे, हर एक के काम आने वाले थे उस वक्त भी। अच्छा, जी, वो बचपन से ही इंसान के ये अंदर तबीयत खुसूसियात थी। होती और है। तकरीर करने का, उस वक्त वो भुट्टो की तकरीर की नकल किया करते थे, जो हम लोग उनको स्टाफ में बुलाकर कहा जी। करते थे ज़रा करके दिखाओ। जी, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग उसमें ये भी था कि बहुत सी बातें ऐसी थी उस वक्त भी वो जो कर जाते थे वो हो जाता था। ओके, कि जैसे अक्सर लोग पूछते थे कि ये तबीयत सही हो जाएगी हमारी वालदा की, ये नौकरी मिल जाएगी, अक्सर लोग पूछा करते थे। इत्तफाक से जो ये तो मिन जानिब अल्लाह होता है बेटा, बिल्कुल, ये अता वही करता है, चुने वही, अल्लाह ताला ने जो अपने बंदे हैं खास वो चुन लिए हैं। बिल्कुल, अच्छा, तो वो चुने हुए बंदों में से थे वो, ये चीज़ जाहिर होने लगी। इज़्ज़ो इनकिसारी कूट कूट के भरी हुई थी। माशाल्लाह, पसंदीदा थे बहुत, पढ़ते नहीं थे लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो उसी वक्त अजबर याद हो जाता था। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये खुसूसियात थी। और मेरे ज़ाहिर है मैं उस्ताद थी, वो तालिब इल्म थे। और उसके बाद मेरे रिटायरमेंट के बाद इत्तफाक कह लीजिए से जो कुछ भी कह लीजिए कि खानका जो है वो मेरी रिहाइश भी वहीं है। अच्छा, जी, माशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास हालांकि सब कहते हैं कि बहुत सोशल थी और ये इतना काम करती थी। ज़ाहिर है मेरे 7 बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी अकेली थी, मैं बाप भी थी और माँ भी थी। जी, तो और ये भी थी मेरे साथ, जॉब भी थी। जी, तो घर बनाया मैंने, उन इत्तफाक से वहीं घर मेरा भी है। अरे माशाल्लाह, वो देखिए अल्लाह पाक जब राब्ते बनाते हैं ना तो इस तरह से हर जुम्मे को जी, वहाँ पे दर्स होता है। अच्छा, तो मैं खामोशी से जाके उस दर्स में 200-250 ख़वातीन मुख्तलिफ, जो ये कभी 300 भी होती हैं, 200 भी होती हैं, कभी 100 भी होती हैं, तो वो दर्स के दौरान जाके मैं भी कुर्सी डालकर वहाँ बैठ जाती। अच्छा, और वो जो 9 बजे का दर्स जो शुरू होता है, 9 बजे से 12 बजे तक, कभी 12:30 भी बज जाते हैं, लंगर वंगर होता है, मैं वहीं बैठी रहती। अच्छा, मुझे मेरे घर वालों ने बहुत कहा कि भाई किताबें पढ़ा करो। मेरी तो किताब पढ़ने की आदत है, मैं अभी भी 1 बजे रात में भी सोती हूँ तो पहले किताब जब तक पढ़ नहीं लूँ सोती नहीं हूँ। सुकून नहीं मिलता। ठीक है, वो आदत मिजाज में है मेरे। तो अब मुझे वहाँ घर में पढ़ा करो। मैंने कहा भाई ये मेरा ज़ाती मामला है, मेरा दिल चाहता है, वहाँ 200-250 ख़वातीन आती हैं, सब अपने दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं और अच्छी बातें होती हैं। बिल्कुल, और जो भी उनका दर्स होता है वो दर्स कोई देखें, हम दुनिया के लिए आए हैं, बिल्कुल, इंसानियत के लिए आए हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जो है इंसान को जो पैदा किया वो इंसानियत के लिए पैदा इंसानियत के लिए पैदा किया। बहुत खूबसूरत बात की है मैम आप। देना चाहती हूँ मैसेज कि भाई वालिदैन जो हैं थोड़ा सा होश के नाखून लें और अपने बच्चों का सिर्फ किताबों से रट्टा लगाने के लिए दिल ना लगवाएं, बिल्कुल, बल्कि उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, ताकि उनके बच्चों की जिंदगी खुशगवार हो जाए। जी सलीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखें, हमें एक उम्मत की तरफ आना पड़ेगा। सलीम भाई जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम, बहुत कम है। देखें, कुरान को आप पकड़ लें बिल्कुल, और कुरान को आप तर्जुमे के साथ पढ़ें। जब आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद भी मिलेगा, मकसद भी मिल और जाएगा, आपकी राहें भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, क्या कहना